जनता पार्टी की सत्ता से विदाई और कांग्रेस की सत्ता में आमद के संदर्भ में पूरे देश का मन बन चुका था। और ऐसा नहीं कि ये मन एग्जिट पोल ने बनाया था। जब चुनावों का ऐलान हुआ था उससे पहले एक वातावरण हरियाणा और पूरे देश में बना हुआ था कि इस बार भाजपा का सत्ता में आना मुश्किल है, बने रहना मुश्किल है। अब की बार तो कांग्रेस आएगी। जैसे जैसे चुनाव चला वैसे वैसे कांग्रेस इस धारणा को और मजबूती के साथ आकार देने में जुट गई कि चुनाव परिणाम तो औपचारिकता है, हम प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। मतदान के बाद जब एग्जिट पोल आया तो इस धारणा पर पूरी तरीके से मोहर भी लग गई कि भाई जो धारणा थी उसके अनुरूप परिणाम तय। भरोसा इस कदर था कांग्रेस पार्टी का कि चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय हो या रोहतक स्थित भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास स्थान, दोनों ही जगह पर ढोल ताशे वाले बुला लिए गए थे, रथवत सज गए थे, लड्डू बन रहे थे, जलेबियां तल रही थी। कुल मिला के दृश्य बड़ा दिलचस्प था। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी समीकरण इस तरीके से बिठाए जा रहे थे दोनों दलों के द्वारा, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि जैसे भी हो सत्ता में आने की कोशिश की जाए। जम्मू कश्मीर में परिणाम गठबंधन की दृष्टि से तो प्रत्याशित आया, पर उस गठबंधन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। और ये जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं वो इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके चौंकाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो उम्मीदें बंध गई थी, राहुल गांधी के साथ जो उम्मीदें बंध गई थी, इन दो राज्य के परिणामों के साथ वो उम्मीदें धराशायी हो गई। हमारा आज का विषय है नतीजे विशेष क्या करेगी कांग्रेस। महत्वपूर्ण विषय है। 3 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं। ये जो परिणाम आए हैं इन परिणामों के आधार पर क्या कांग्रेस से एक बार फिर उम्मीद बांधी जाए या मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 में जो भी प्रदर्शन कांग्रेस से हो गया वो एक एक्सीडेंटल परफॉर्मेंस थी, ना कि उसमें आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद कीजिए। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर और कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी इस चर्चा में इसलिए है कि जब हरियाणा में चुनाव के ऐलान हुए थे तो टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चाएं थी, पर कहते हैं कि कांग्रेस इतने आत्मविश्वास से थी कि उसे आपके लिए जगह देना रुचा नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने को अभी राजनीतिक पंडित बड़ी भूल मान रहे हैं। तो अनुमा जी भी ऐसा मानती है और निम्मी जी भी ऐसा मानती है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं जो इस विषय पर तटस्थ राय देने के लिए मौजूद हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय होंगे जो इस समय कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते खासे उल्लसित है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत अनुमा आचार्य जी से करते हैं और अनुमा जी आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहती हैं आप, थाली आपसे छीन ली गई या थाली आपने फेंक दी? तय करना मुश्किल हो रहा है, क्या कहते हैं आपको? नमस्कार। और एक छोटा सा शेर है कि मुझे सब्र करना और तुम्हें कद्र करना अब वक्त ही सिखाएगा जी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चुनावों के रिजल्ट हैं, मुझे पूनम अग्रवाल नाम की एक जर्नलिस्ट की वो रिपोर्ट याद आ रही है जो उन्होंने 2019 के चुनाव के लिए की थी, और जिसमें 300 से ज्यादा सीटों पर डाले गए वोट जितने थे और जो काउंटेड वोट थे उनके बीच का अंतर सामने आया था। न केवल वो, उसके बाद 79 सीटों पर यही इसी तरह का अंतर, 5 करोड़ वोटों का अंतर इस बार भी सामने आया था लोकसभा चुनावों के बाद। तो उसके ऊपर न्यायालय ने सुनवाई नहीं की, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत शिद्दत से देखना पड़ेगा कि सिर्फ साउथ के राज्यों में हमें चुनाव हम जीतते हैं और बीजेपी को ये कहने को मिल जाता है कि अगर ईवीएम खराब होती तो वहां भी होती। तो मुझे अब ये साफ दिख रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत तौर पे एक राय है, हालांकि पार्टी के फोरम से ये अभी तक नहीं कहा गया है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिंदी बेल्ट से, हिंदी पट्टी से
कांग्रेस को उखाड़ने की ये एक तरह की साजिश ज्यादा लगती है। नहीं तो जिस पार्टी के लिए 10 सीटें सोची जा रही थी, लॉजिक आप कोई भी निकाल लें, बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक निकालेंगे कि आप केवल जाट के वोटों पर थे, आपके यहाँ पार्टी के अंदर इनफाइट थी, आपके यहाँ संगठन नहीं था, ये सारी कहानियां आप बताएंगे, जो कि बता रहे हैं सारे पत्रकार। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, पिछले कल से जिसे शायरी का कोई अदब नहीं मालूम, वो भी आज गजल सुना रहा है। तो बहुत सारे हम ये सारी बातें अलग अलग तरीके के तर्क तो सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब, क्योंकि वो तो रिसर्च से ही पता चलेगा कि इस बार भी जितने वोट कास्टेड थे और काउंटेड है उसके बीच में क्या अंतर है, ये भी पता चल जाएगा, पर उसमें वक्त लगेगा। जो हमारे 13 उम्मीदवार छोटे अंतर से आ रहे हैं, उसमें से खासतौर पे 5-6 जगह पर तो बहुत ज्यादा शिकायत आई थी, उसकी हमने शिकायत अभी की है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, एक लाइव स्ट्रीम होने वाला था जो मैं अभी देख नहीं पाई हूँ कांग्रेस की तरफ से, जो लोग हमारे प्रतिनिधि की तरह ईसीआई में गए थे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमको। कुछ ये है कि इस दरबार में सुनवाई भी कम है, लेकिन अगर अब जरूरत पड़ेगी तो सत्याग्रह होगा और हम उन खोई हुई मशीनों के बारे में भी सवाल पूछेंगे, हम उन खोए हुए वीवीपैट के बारे में भी सवाल पूछेंगे, जिनके बारे में सरकार पूरी रिपोर्ट बताने से डरती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको जो कहना है माने, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदी पट्टी से कांग्रेस को उखाड़ने की, जबकि हमारा वोटर भी वहां है, हमारा संगठन वहां है, हमारा कार्यकर्ता वहां है, ये एक तरह की मुहिम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद। एक और चीज कह दूं, क्योंकि आपने मौका दिया है, कि पहले कार्यकर्ता बीजेपी के एक तरफ, जो गोदी मीडिया कहलाता है, मीडिया का बड़ा हिस्सा एक तरफ, और ये सारे लोग मिलकर ये चलाते हैं कांग्रेस पार्टी में इनफाइट है, दलितों का सम्मान नहीं कर रही है। 10 साल पहले पर्ची खर्ची था। अरे भाई, आप लोगों को क्या समझते, लोगों को क्या समझते हैं? वो अग्निवीर से परेशान नहीं है, युवा बेरोजगारी से परेशान नहीं है, उनके माँ बाप इतने बढ़ते हुए नशे से परेशान नहीं है, महंगाई से महिलाएं परेशान नहीं है, जो उनकी हालत बनाई जा रही है उससे वो परेशान नहीं है, किसानों के साथ आपने जो अत्याचार किए किसान उससे परेशान नहीं है। कुछ भी कहानी बना के अगर आप धड़ल्ले से चला देंगे और मास में चला देंगे, तो उसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि जनता ने ये निर्णय किया है। इस बार ये लड़ाई सिस्टम ने हमें हराई है, और इसका प्रमाण भी देश में आने वाला भविष्य देखेगा, और दोबारा हमें सबको रिविजिट करना पड़ेगा कि किस तरह से ये धांधलियां केवल हिंदी बेल्ट में ज्यादा की गई है। बड़े सुंदर तरीके से आपने बात कही अनुआ जी, क्या बात कही ना आपने, कि जिन्हें शायरी का अदब नहीं है वो भी गजल सुना रहे हैं। मैं गजल नहीं सुनाता, मैं कागज पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपको अन्यथा ना लगे। छोड़िए हरियाणा, जम्मू कश्मीर पे बात कर लेते हैं। वहां तो आपने सरकार बनाई है गठबंधन में, 48 सीटें आई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन की। 48 का आंकड़ा देख के बड़ा सम्मान करने का मन करता है, पर जब 48 को विभाजित करते हैं तो आंकड़ा दिखता है 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल 6 सीटों पर। कोई बुराई नहीं है। फिर लगा कि शायद कांग्रेस के हिस्से में सीटें ही कम आई होंगी, इसके कारण से ये आंकड़ा कम दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर की 90 में से 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, और 39 सीटों में से महज उसके हिस्से में जो सीट आई है वो सीट 6 आई है, और उसका सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, 42 सीटें जीतने में सफल रहा है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में घाटी से समर्थन की उम्मीद थी, वो जम्मू रीजन में भी 6 सीटें जीत पाने में कामयाब हो गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 29 सीटों पर लड़के जम्मू में एक अदद सीट जीत पाई। लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं परिणाम के बाद आपके सहयोगी, कि आपका सहयोगियों के प्रति रुख ठीक नहीं है, सहयोगियों की हैसियत को आप कुछ आंकते नहीं हैं, सहयोगियों को हिस्सा देने के प्रति आप उदार नहीं रहते हैं। जिस जम्मू कश्मीर में आपके पास में जमीन नहीं है, वहां आप गठबंधन के तहत 35 सीटें ले लेते हैं, और मित्रवत फाइट के नाम पर अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी उतार देते हैं।
पर हरियाणा के संदर्भ में आप आम आदमी पार्टी को जगह देने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि लोकसभा चुनाव में उस गठबंधन के चलते आप 5 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे थे। इस कखा पे कुछ कहिए ना, शायरी बाद में कर लेंगे अनुभव जी। ओके, हरियाणा में आम आदमी पार्टी से हमने समझौता नहीं किया या उन्होंने नहीं किया? क्या आपको मालूम नहीं है कि हाथ तो कांग्रेस ने बढ़ाया था? पहले वो 10 मांग रहे थे, फिर बाद में कहने लगे कि 4 सीट ले लेंगे लेकिन अपनी पसंद की। फिर हुड्डा जी ने कहा कि 2 अपनी पसंद की और 2 हमारी पसंद की, और पहले उस पर सहमति भी हुई और उसके बाद शायद वो निकल गए उसमें से। तो आम आदमी पार्टी को हम दोष नहीं देंगे, वो हरियाणा में पहले भी अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते थे, पर पहल हमारी थी, ये याद रखिएगा, हमने पहल की थी। और दूसरी बात है जम्मू कश्मीर की। देखिए, कुछ चीजें तो कांग्रेस में, आप जैसे पत्रकार जो बहुत ही सीधी पत्रकार हैं, बहुत पुराने समय से हैं, आप जानते हैं कांग्रेस के अंदर कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र की सारी बुराइयां भी हैं और सारी खूबियां भी हैं। तो आपकी बात सही है, जो जो आंचलिक राज्य है, जो जो जिस अंचल की सरकारें हैं, वो उन जगहों पे मजबूत हुई है और उसमें भी कांग्रेस की ही गलतियां रही हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम और दूसरी किसी जगह की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, धीरे धीरे करके हमने अपनी पकड़ खोई है। जम्मू कश्मीर में एक फैक्टर था, भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई थी तो राहुल जी के बारे में जिस तरह का मैंने रैली में एक अफेक्शन देखा था, प्यार देखा था, वो एक फैक्टर था और उसने स्टेबलाइज किया है चुनाव को। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर लड़ती तो शायद इस तरह का रिजल्ट नहीं आता। जो हमारा उनके साथ होने का फैक्टर था, उसे एक फैक्टर मानिए। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस है, हाँ हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इस पे मंथन करना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे हमारे अगेंस्ट में, गुलाम नबी आजाद जी की पार्टी थी, राशिद इंजीनियर को बुला के खड़ा किया गया, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग खड़े किए गए। कांग्रेस का मुकाबला उनसे नहीं हो पाया, उसको मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि हमारे नंबर 6 आए और उनके 48 आए, कुल मिलाके पूरे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है और हम उनके साथ मिलकर, नेशनल पार्टी होने के नाते उनके साथ मिलकर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिलाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं जिसमें गवर्नर को ज्यादा पावरफुल कर दिया है, फिर भी जम्मू कश्मीर से संपूर्ण राज्य का दर्जा हम उसे वापस दिलाएंगे। अभी अनुमा जी, हमारा दिलचस्पी का विषय सरकार क्या काम करेगी इसमें नहीं है। जिस कांग्रेस से बड़ी उम्मीद लोकसभा चुनाव के बाद से बंधी थी, वो उम्मीदें टूटी, उस पर थोड़ी आपसे बात करनी है। सबको दोषी ठहराया। हरियाणा के संदर्भ में आपका अपना आकलन है कि कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी हमें सत्ता में आना है। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि जन भावनाओं को पार्टी के लिए मतदान तक ला देना है, और उस कोशिश के तहत ही था कि कुमारी शैलजा के चीख चीख कर कहने के बावजूद भी उनको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। यह बहुत बड़ा पार्टी के प्रति उनकी तरफ से सहयोग था कि वो 15 दिन तक टिकटों के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकली थी। हरियाणा में केवल 2 नेता ही हैसियत के थे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर इन 2 नेताओं के पास ही था। रणदीप सुरजेवाला से लेकर कुमारी शैलजा को अगर कहीं जाना है तो केवल गाड़ी से ही धक्के खाना है, इस प्रकार की व्यवस्था थी। क्या कहती है अनुमा जी? पार्टी ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी प्रचंड बहुमत से पीछे ना रह जाए। बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही बातें कि खट्टर साहब क्यों चुनाव नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी के अंदर झांक के तो आप कोई बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्यों सीट दी, उसे क्यों नहीं दी, सावित्री जिंदल को क्यों नहीं दी, जबकि वो तो चुनाव जीत गई। ये सवाल हम उनसे थोड़ा ही ना पूछते हैं, हम तो कांग्रेस से पूछेंगे क्योंकि उसकी खुली छूट मिली है हमें लोकतंत्र में। हम ये भी सवाल नहीं पूछेंगे कि 5 तारीख को ही क्यों किसान सम्मान निधि की जो का अमाउंट है वो किसानों के खाते में जाता है। ये सवाल थोड़ी पूछेंगे हम बीजेपी से, क्यों पूछेंगे भाई? हम तो कांग्रेस से ही पूछेंगे कि आपका ही क्या कमी रह गई थी। आप तो ये भी नहीं पूछेंगे कि जो पूरा मोदी मीडिया ये कह रहा है कि आखिरी में किसान को सम्मान निधि देकर, जवान को पेंशन वाली सर्विस का वादा करके और पहलवान को भी कुछ न कुछ वादे करके हमने सबको मना लिया था। ये सारा प्रचार किया गया है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में जहां से मैं आती हूँ, वहां पर भी 10% पूर्व सैनिकों को आरक्षण था पुलिस की भर्ती में, जो कि नहीं मिला। तो हम जनता को क्या समझ रहे हैं? जनता को क्या समझ रहे हैं हम कि जनता को कुछ समझ में नहीं आता। मैं मानती हूँ कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस है,
ये ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है। ये इसका हमको सारा का सारा जो परिणाम है और उसके ऊपर हम जो आज गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और हमें लगता है कि अब जो हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि ये अगर हिंदी बेल्ट से हमें रोकने की साजिश है तो इसके खिलाफ भी हम करें। हम अभिमन्यु की तरह नहीं है, हम अर्जुन की तरह लड़ेंगे। हम उस चक्रव्यूह के बाद पहले तय करो ना आप कि आप ईवीएम सेटिंग के कारण से हार गए, प्रशासनिक दखलंदाजी से हार गए, या सम्मान निधि, अग्निवीर को पेंशन वाली सर्विस और पहलवान के लिए भी कुछ कुछ बातें करके वोट लेकर जीत गए। तय करो ना आप दोनों बातें बोल रहे हो। वो क्या है कि इन्होंने किसान सम्मान निधि दे दी, उससे इन्होंने मना लिया किसानों को। वो अग्निवीर का विषय था, उसमें इन्होंने पेंशन वाली नौकरी का वादा कर दिया, उससे मना लिया। और पहलवानों को भी कुछ कुछ कर दिया जो आपने बोला। इस कारण से लोगों ने वोट भाजपा को दे दिया, इसलिए आप हार गए, या ईवीएम सेट कर ली थी इसलिए आप हार गए? आप दोनों बातें बोल रही हैं, आप तय कर लो ना किस पर रहना चाहती हैं आप। पूरी कहानी का सच हो सकता है पूनम अग्रवाल ने जिस तरह से बाकी 2019 के चुनाव के लिए और 2024 के चुनाव के बाद में जो खबरें आई थी वो रिसर्च आएगी, और इस बार हम उस रिसर्च के ऊपर अड़े रहेंगे। तो क्या हुआ था पिछले बार, न्यायालय ने उसे सुनने से इसलिए इनकार कर दिया, उन्होंने बोला अब तो सरकार बन गई है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सारी कहानी वही हुई है, क्योंकि जिस पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिलने की बात की जा रही थी, तो ये सारी चीजें इकट्ठा है। देखिए, पहले एक माहौल बनाया चुनाव से 5-7 दिन पहले, मोदी जी को वहां से खिसका दिया गया। मोदी जी और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व गायब था पिछले 7 दिन। एक बात हुई। दूसरी बात हुई किसान सम्मान निधि वाली भी बात थी। तीसरी बात थी पूरा का पूरा तंत्र, जिस दिन इलेक्शन की वोटिंग होती है उस दिन वो जो उनकी मर्जी होती है उस पर स्लो वोटिंग होती है। इसी तरह से जब रिजल्ट आता है तो बहुत स्लो रिजल्ट आता है, वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। हर तरह से तंत्र को उन्होंने इकट्ठा किया है, लेकिन आज के तारीख में आपके पास 100 जस्टिफिकेशन होंगे, लेकिन कल के भविष्य में क्या लिखा है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये पूरी तरह से हमें तैयार रहना चाहिए, अनुमा जी का कहना है। सवाल है उनका कहना है कि ये सवाल भाजपा से पूछे जाने चाहिए। चिंतामणि जी से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बस केवल अनुमा जी की जानकारी में इजाफा कर देते हैं। भाई, मोदी जी गायब नहीं हुए थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उनकी पलवल में सभा हुई थी। कुल 4 सभाएं मोदी जी के द्वारा ली गई थी। 22-25 विधानसभाओं को केंद्रित करके सभाओं का आयोजन किया गया था। पहली सभा कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी, फिर गोहाना में हुई थी, फिर हिसार में हुई थी, और आखिरी सभा पलवल में हुई थी, आखिरी दौर में हुई थी। एक हफ्ते पहले बाकी भाजपा गायब हुई हो, पर नरेंद्र मोदी की आखिरी सभा पलवल में हुई थी। चाहे तो अनुमा जी के पास अगली बारी पे आऊंगा, वो क्रॉस चेक कर सकती है इस जानकारी को। पर चिंतामणि मालवीय जी के पास आते हो। चिंतामणि जी, क्या आप मानते हैं सेट करके निकाल लिया अब हरियाणा? जनता आपके साथ नहीं थी, मशीन आपके साथ थी, तंत्र आपके साथ था। ऐसा क्यों करते हैं आप? देश में सरकार है, एक राज्य हाथ से निकल जाता तो क्या बिगड़ जाता? देखिए, की बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए कि कांग्रेस अभी भी अपना आत्मावलोकन की बजाय, अपनी कमियां देखने के बजाय, अपने मुद्दे देखने के बजाय, अपनी सांगठनिक कमी देखने की बजाय, और फिर भी बाहर देख रही है इस कारण हारे, इस कारण हारे, इस कारण हारे। तो मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए तो खुश होने का प्रश्न है। दूसरी बात, जहां तक ईवीएम का है, कई बार जांच हो चुकी है, कई बार कहा जा चुका है, दोहराया जा चुका है कि देश के बड़े बड़े तकनीशियन, IITN और जो इंजीनियरिंग बड़े संस्थान है, उन सबके हेड उसकी समिति में है, और वो समय समय पर उसका विश्लेषण अवलोकन करते हैं, और उस पर कोई प्रश्न आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए केवल जो जिसको गाल बजाने का काम नहीं करना चाहिए बगैर तथ्यों के। दूसरा, अनुमा जी बार बार कह रही है कि साहब हिंदी बेल्ट से हमें समेटने गए, हिंदी बेल्ट से हमें हटाने की कोशिश। अरे भाई, हिंदी बेल्ट में आप हो कहां? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है, पिछले 40 सालों से आप नहीं हो वहां पर। बिहार 54 सीटें हैं, 40 सालों से नहीं हो आप वहां पर। मध्य प्रदेश में 20 साल या 21 साल पूरे हो गए, आप कांग्रेस नहीं है वहां पर। तो ऐसे आप, और बाकी जगह भी कहीं आती है कहीं नहीं आती है, इसलिए आप ऑलरेडी साफ हो चुके हैं, क्योंकि आप नकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। आपके सारे जिन आधारों पर आप चुनाव लड़े, जातिवाद पर चुनाव लड़े, तुष्टीकरण पर चुनाव लड़े, और वो दूसरी बात सबसे बड़ी जो मुझे लगती है कि ये व्रत नेतृत्व पर भरोसा करना, ये कांग्रेस का सगल बन गया है।
युवाओं को आगे आने से रोकना, एसटी एससी के लोगों को आगे आने से रोकना, ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया और इसलिए बार बार पराजित एक कांग्रेस वो होती है। चिंतामणि जी, एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए और क्या कर दे भाई? जो आप बोल रहे हो कि वो दलितों को, पिछड़ों को रोकना, आदिवासियों को रोकना इनका शक्ल बन गया है। एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इसके बावजूद भी आप इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो। देखिए, मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा जी जैसी सीनियर नेता जो केंद्र में मंत्री रही, जो लगातार कांग्रेस संगठन में काम करती रही, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही, अनेक प्रांतों की प्रभारी संगठन की, जिसकी समझ पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, इनकी मेहनत पर, तपस्या पर, गुणवत्ता पर, किसी पर, लेकिन आपने उनको नहीं बनाया। तो आप जो है युवाओं से और अनुसूचित जाति जनजाति के नेतृत्व को नहीं उभारना चाहते हैं। अब आपने खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया तो किस तरह के अध्यक्ष खड़गे जी है वो अरे एक मिनट रुको चिंतामणि जी, देखो ऐसा है कि आप शैलजा जी के सम्मान के लिए बड़ी चिंता करते हो। वो अनिल विज कब से चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि भैया सबसे सीनियर हूं मैं, उनकी आवाज आपके कानों में क्यों नहीं आती? वो राव इंद्रजीत आज भी चिल्ला रहे थे अपने घर पे खड़े होकर रामपुरा हाउस में, अरे अब तो मेरी सुन लो, देखो कितना बड़ा समर्थन अहिरवाल बेल्ट ने दिया है। वो आवाज आपके कानों तक आती है, आपके नेतृत्व के कानों तक आती है। वो रामविलास शर्मा फूट फूट कर रोए थे, मैंने क्या नहीं किया पार्टी के लिए। ये आपको अपनी पार्टी के नेताओं का दर्द, दुख, तकलीफ दिखाई नहीं देती है। ये कुमारी शैलजा अचानक आपको बड़ा उनके प्रति भाव प्रबल हो गया है, ऐसा क्यों होता है? लंबे वैसे भी वो आप देखिए कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, जगह जगह सम्मान दिया, तो ऐसा नहीं है कि राम इंद्रजीत को कोई तो भैया कुमारी शैलजा को भी केंद्र में मंत्री बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, महासचिव भी बना रखा है, क्या कमी रखी है? जितने उदाहरण आप दे रहे हो उससे ज्यादा ही दे रखा है कुमारी शैलजा को। तो पार्टी निश्चित रूप से पहले जब सरकार में है और जो स्थापित लोग हैं, जो चेहरा पार्टी ने यूनानिमस डिसीजन करके तय कर दिया है, तो फिर उसके बाद इसका उसका ये तो केवल प्रश्न के लिए प्रश्न है, बात के लिए बातें, इनका कोई औचित्य नहीं। जहां उपयोगिता होगी वहां इन बाकी लोगों का भी उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं राम इंद्रजीत को भी कहीं बिठाएंगे, और सरकार है तो कहीं करेंगे ही, संगठन है तो कुछ करेंगे ही। हो मतलब यहां कांग्रेस के पास में ना कुर्सी है ना स्थान है, तो आपको लग रहा है शैलजा के साथ क्या हो रहा है? भाई जो उनके पास है वो तो दे रखा ना, लोकसभा में टिकट दे दी, संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। जब पार्टी सत्ता में आई थी केंद्र में तो 10 साल तक मंत्री बना के रखा था, उसमें आपको उनका सम्मान दिखाई नहीं देता, उनका स्थान दिखाई नहीं देता। और आपके यहां जिस स्थान पर बैठे हुए भी वो चिल्ला रहे हैं कि ये जगह खाली है, मुझे दो। तो आपको राव इंद्रजीत पसंद नहीं आया, आपको नायब सैनी पसंद आए, ऐसा क्यों चिंतामणि जी? देखिए, परिणाम बताते हैं कि निर्णय सही था जी, परिणाम बताते हैं कि निर्णय सही था। सैनी जी के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा काम किया, संगठन ने अच्छा काम अच्छा किया। ईमानदारी से बताओ चिंतामणि जी, आप मानते हो कि सैनी जी के काम के कारण आपको ये जीत मिली, या कांग्रेस ने अपने हाथों से अपना काम तमाम कर लिया, इसके कारण से आपको जीत नसीब हो गई? सही सही बताना, क्या मानते हो? ये हरियाणा का चुनाव बहुत बिल्कुल कंपाउंड फिनोमेना है, जगह जगह बहुत अलग अलग तरह की इसमें चीजें हैं, और इसलिए सभी कारण है, कोई सहयोगी कारण है, कोई प्रमुख कारण है, लेकिन किसी भी कारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तमाम कारण मिलकर के ना अभी बाद में कायम रहो। नायब सैनी को बनाया इसलिए हमें ये प्रचंड जीत मिली, या हुड्डा जी के संदर्भ में कांग्रेस जिस तरीके से चली उसके कारण से जीत मिली? क्या आप अपनी सुविधा से तर्क गढ़ लेते हो? अभी मौका आया है, हनुमा जी की थोड़ी मदद कीजिए। किस कारण से जीते? ईवीएम के कारण जीते, तंत्र के दखल के कारण जीते, नायब सैनी के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण जीते, या कांग्रेस ने आत्मघात करने के लिए इतनी कोशिशें की कि हम अपने आप जीत गए? क्या करें, हमें तो उम्मीद नहीं थी जीतने की, पर फिर भी जीत गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की और हनुमा जी की कोई मदद नहीं कर सकता। मदद केवल राहुल गांधी जी कर सकते हैं कि वो कांग्रेस को बाय बाय कर दें और कांग्रेस को जो वरिष्ठ नेता है उनके भरोसे छोड़ें, एक लोकतंत्र कांग्रेस में लाए। देखो चिंतामणि जी, इतना मुग्ध भी ना हो। अगर 2019 के मुकाबले हरियाणा में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो कांग्रेस ने भी 2019 के मुकाबले हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया है। और वोटों के संदर्भ में भी अगर बात करें तो 0.9% का अंतर है कांग्रेस को मिले वोट और भाजपा को मिले वोट में। पर उसमें आपको स्मरण करा दूं, कांग्रेस ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा है तो उसका 39% है।
और अगर आपका 39.9 है तो आप 90 सीटों पर लड़े हो। तो जन समर्थन की अगर बात करते हो तो कांग्रेस आपके मुकाबले वोटों के आधार पर बराबरी पर खड़ी है। अब कुछ विचार करेंगे आप कि कांग्रेस को हम जितना गया गुजरा मान रहे हैं, राहुल गांधी को हम जितना खारिज कर रहे हैं और अपने आप पे जितना मुग्ध हो रहे हैं, वाकई इतने अच्छे हालात हैं या नए सिरे से आपको भी उतना ही विचार करने की जरूरत है जितना अनुमा जी और कांग्रेस को? जी आपने जो ध्यान दिलाया उसके लिए धन्यवाद। पार्टी इस पर विचार करेगी, हमारी जीवंत पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, हर मुद्दे पर विचार करती है और ये अगर एक पक्ष है तो इसको भी पक्ष पर विचार तो सिन्हा जी को लगा यार विचार का पक्ष तो है, चलो विचार कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ में इस समय पे डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हैं। आता हूं अनुमा जी, एक बार निम्मी रस्तोगी जी की प्रतिक्रिया मेरे लिए बड़े मायने रखती है। हरियाणा में कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई। ये भाजपा की रणनीति के तहत हुआ निम्मी जी या कांग्रेस के अहंकार के चलते हुआ? आपका नजरिया। तो पहले इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद और हाइंडसाइट में कोई भी अटकलें लगाना या आकलन करना मेरे ख्याल से पूरी तरह से निरर्थक हो गया है, क्योंकि आंकड़े कभी सही आते नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाइंडसाइट हमेशा अच्छी साइट होती है। पीछे जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमेशा हमें पिछली चीजों में गलतियां नजर आती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। हम अपनी हर जीत, हर हार से सीखते हैं। हम अपने विरोधियों की गलती से भी सीखते हैं और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि उससे हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है और हम सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति को शोकेस करके ही पूरी सिंसियरिटी से, पूरी ऑनेस्टी से हर स्टेट में अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा रिजॉल्व हमने लिया है। मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, काम में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मुझसे प्रिडिक्ट करने को कहें या आप मुझसे रिफ्लेक्ट करने को कहें तो वो मेरे ख्याल से एक यूजलेस एक्सरसाइज होगी। यूजलेस कैसे होगी? व्यक्ति अपनी अतीत के अनुभव से ही भविष्य के संदर्भ में नीतियां निर्धारित करता है। जीवन का तजुर्बा है निम्मी जी। तो इस हरियाणा चुनाव के संदर्भ में एक दौर चला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का। गठबंधन नहीं हुआ और साथ साथ हरियाणा में सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ। बड़े स्तर पर यह आकलन है कि कांग्रेस ने गठबंधन ना करके बड़ी भूल कर दी। आपका क्या मानना है? कांग्रेस ने भूल की या आम आदमी पार्टी ने भी भूल की? 10 सीट मांगने वाली आम आदमी पार्टी कुल जमा 2% वोट भी नहीं हासिल कर पाई और 10 सीटें कौन मांग रहा था? वो मांग रहा था जो पिछले चुनाव में 0.5% वोट हासिल की थी। क्या कहती हैं आप? विपक्ष के हारने की बुनियाद कांग्रेस ने रखी या आम आदमी पार्टी ने? 2% वोट, और वो भी वो वोट जो बहुत ही बहुमूल्य वोट है, और साथ ही जो एस्टैब्लिश एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं हरियाणा की, उससे कई गुना ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। तो थोड़ी शाबाशी तो आपको हमें देनी पड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता ने पूरी कर्मठता के साथ हर एक क्षेत्र में काम किया है और हमें पॉलिटिकल क्लाइमेट समझ आ गई है हरियाणा की, और आने वाले इलेक्शंस में हम इसको यूज करके और ज्यादा हिम्मत से और ज्यादा पावर के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों का मानना यह है कि अगर उचाना सीट से ब्रजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से चुनाव हारे हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी को मिले गए वोटों को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने कांग्रेस प्रत्याशी की तयशुदा जीत को निर्णायक हार में बदल दिया। अपनी इस उपलब्धि पर आप कितने मुग्ध हैं? भाजपा को हराने चले थे पर कांग्रेस के हारने की इबारत हमने बहुत ढंग से लिख दी। क्या कहती है निम्मी जी? कांग्रेस से पूछनी चाहिए, और आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हम हमारी कोई रेलेवेंस नहीं है? अगर हम स्वाभिमानी होते तो हम चीख चीख के कहते कि हमारे साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसकी वजह से कांग्रेस हारी है। लेकिन हार और जीत मल्टीफैक्टोरियल होती है। अगर हम लोग गठबंधन करते तो हो सकता है कुछ सीटें कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के खाते में आती, लेकिन हम उसका कोई मलाल नहीं है। हमने अपनी भूल से या दूसरों की भूल से बहुत सीखा है और अब हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर
इलेक्शन लड़ेंगे। हम एक नेशनल पार्टी है और हमें पूरा कन्विक्शन है। मतलब आपको भाजपा के लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीतने का कोई मलाल नहीं है, आपको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल सत्ता परिवर्तन में विफल हो गए हरियाणा के संदर्भ में, इस नतीजे में पहुंच गए निम्मी जी? थोड़ा ह्यूमिलिटी से काम लेना चाहिए और अब दमन वाली राजनीति से बचना चाहिए। उनको थोड़ा सा ग्रेशियसनेस दिखानी चाहिए कि अब जनता ने तीसरी बार उन्हें सत्ता में वोट किया है, तो उन्हें जो ईडी, सीबीआई और वॉशिंग मशीन वाली जो राजनीति है, उन्हें इससे परहेज करके थोड़ा सा लार्जर स्ट्रेचर एक्वायर करना हर चाहिए। व्यक्ति अपनी सुविधा के साथ में ही बस इतना करना चाहिए, इस पर जाना चाहता है। निम्मी जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ लिया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने का सपना साकार कर लिया होता? मुझे आना है नए दौर की बातचीत का हनुमान जी के पास, लेकिन उससे पहले अब तक की चर्चा पर राजकुमार सिंह जी की टिप्पणी मेरे लिए बड़ी जरूरी है। क्या कहते हैं राजकुमार जी, आप भी इस आकलन के साथ हैं कि भाजपा ने अपने सुव्यवस्थित प्रबंधन से यह जीत हासिल की, या आप मानते हैं भाजपा ने तो अपनी रणनीति के तहत हारी हुई बाजी को जीतने के लिए इंतजाम किए ही, कांग्रेस ने भी पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि हम जीत ना जाए, ऐसा ना हो जाए कि वाकई हम सत्ता में आ जाए? हिमांशु जी एक वाक्य में कहूँ तो कांग्रेस ने साबित किया वो जीती हुई बाजी हारने में माने है। आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी और बीजेपी 10 पे लड़के 5 जीती, लेकिन वोट परसेंटेज में बीजेपी कांग्रेस से आगे थी। और अगर असेंबली सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी बीजेपी की बढ़त 2 सीटों पर ज्यादा थी जी। फिर भी हम मान सकते हैं कि टक्कर बराबरी की थी और कांग्रेस के लिए बेहतर संभावना इसलिए थी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्वाभाविक चीज है। लेकिन उसके बाद जो दोनों दलों का आचरण रहा उसने फर्क डाला। कांग्रेस हवा में उड़ने लगी, इन फाइटिंग बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, हनुमान जी माने न माने उससे तस्वीर बदल नहीं जाएगी। 2019 में भी कांग्रेस ने यही कहा था कि अगर हम टिकट ढंग से बांट के इन फाइटिंग नहीं होती तो हम जीत जाते। तो आपने क्या सबक सीखा? 2024 में वही हुआ। 2019 के चुनाव से पहले अशोक कुमार के साथ विवाद हुआ था, वो पार्टी छोड़ गए थे। 2024 के चुनाव के बीच सैलजा को लेकर विवाद हुआ, वो अपना घर बैठ गए। तो इन फाइटिंग कांग्रेस की बड़ी समस्या है। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस, बीजेपी ने 5 सीटें गंवाने के बाद सबक सीखा, जमीन पर उतरी। न सिर्फ बीजेपी उतरी बल्कि आरएसएस ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। विधानसभा क्षेत्रों में बैठक हुई, शहरों में हुई, गांव में हुई, और ये कहा गया कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं है, वोट परसेंटेज में हम आगे हैं, सेगमेंट वाइज भी हम 2 सीटें आगे हैं और हम अभी भी बाजी पलट सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतना वेल मैनेज तरीके से चुनाव लड़ा और कांग्रेस में कहीं कोई स्ट्रेटेजी, कहीं कोई प्लानिंग, बूथ मैनेजमेंट तो दूर की बात है, इलेक्शन मैनेजमेंट तक नहीं था। ये ओवर कॉन्फिडेंस नेताओं की इनफाइटिंग। तीसरी बात, टिकट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन। हनुमान जी अब जो कह रही थी उत्तर भारत के बारे में, ईवीएम के बारे में मैं बात करूंगा कि गांव में, बल्लभगढ़ में, अंबाला कैंट में, बहादुरगढ़ में आपके उम्मीदवारों का क्या हाल हुआ? निर्दलीय उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में थे। कहीं आपका उम्मीदवार 4थे नंबर पे, कहीं 5वें नंबर पे। ये तो बीजेपी ने नहीं चुने थे, सरकारी तंत्र ने नहीं चुने थे। कहां से ढूंढ के लाए आप ऐसे ऐसे हीरे? तीसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की या इंडिया ब्लॉक की, अलायंस की जो बढ़त हुई, हर आदमी मानता है जिसको राजनीतिक समझ थोड़ी सी भी होगी कि वो एक अलायंस की बदौलत हुई, कि आप मतदाता में विश्वास जगाने में सफल हुए कि एक विकल्प हो सकता है। उसके बाद से आप लगातार क्या कर रहे हैं? आपने क्यों अलायंस नहीं किया? भाई आप, राहुल गांधी की इच्छा थी तो कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीएम को साथ लेके चले, ताकि इंडिया अलायंस की एक जो तस्वीर पेश हो और मतदाताओं में अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी बनी रहे और बढ़े। उसमें रोड़ा कौन बना? हरियाणा के नेताओं को डर लगा कि अगर 5, 10, 15 सीटें भी ऐसे जाएंगी तो उनके कोटे की सीटें कम होंगी। अभी हनुमान जी कह रही, हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपनी पसंद की ले ले, 2 हमारी पसंद की। ये कौन सी गठबंधन धर्म है?
गठबंधन के सहयोगी की सीटें भी आप ही तय करेंगे। तो अखिलेश यादव क्या गलत कर रहे थे यूपी में आपके साथ? वो सीटें भी आप तय कर रहे थे और आपको उम्मीदवार भी दे रहे थे। तो ये मानना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के अंतर्कलह, अपने अहंकार, जो आत्मविश्वास से और आगे की बात है, और गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, आपका आंकड़ा खुद बता रहा है कि 14 सीटें ऐसी हैं जो वोट कटवा पार्टी जिनको कांग्रेस कह रही थी उनकी वजह से हारी है। तो स्टेक्स किसके हाई थे? दांव पर जब आपका सब कुछ लगा था तो आपको ज्यादा उदारता और ज्यादा संवेदनशीलता और ज्यादा जिम्मेदारी का भाव दिखाना चाहिए था, वो आपने दिखाया नहीं। कुल मिलाकर के कांग्रेस अपने कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने हाथों से अपनी जीती हुई बाजी को हार में तब्दील कर दिया। राजकुमार सिंह जी का ये आकलन है। वापस हनुमा जी के पास आता हूं। हमारा विषय केवल इतना नहीं है नतीजे विशेष, आगे हमारा विषय है क्या करेगी कांग्रेस। हनुमा जी थोड़ा रोशनी देंगे इस पे? क्या इस हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणाम से कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड के संदर्भ में अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी? सुर बदल गए हैं नेताओं के, जो आपके साथ हम कदम होने के लिए तैयार थे वो आपसे आगे चलने के लिए बेताब है। क्या कहते हैं अनुमा जी? पता नहीं मुझे आगे मौका मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत ही ज़हीन उनका, जो मैंने आज उनको सुना, खुशी हुई जब किसी एक प्रवक्ता को देखते हैं जो शायद पहली बार मैंने उन्हें देखा, वो आती होंगी, लेकिन मुझे उनको देखकर खुशी हुई और ये मैं तारीफ करने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। हो सकता है हमारे डिफरेंसेस हो, उनकी बात हम करते हैं कि आम आदमी पार्टी को हमने लोकसभा चुनाव में सीट दी थी, लेकिन वहां पर उन्हें कोई सीट मिली नहीं। कांग्रेस ने 5 सीटें न केवल जीती बल्कि बहुत सारा दलित वोट भी कांग्रेस की तरफ आया। तो आम आदमी पार्टी को जब हमारी तरफ से, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ा सा पुराना मैं आपको याद दिलाऊं कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। गठबंधन में विधानसभा चुनावों की बात नहीं हुई थी। मेन जो कोर उसका इशू था वो था लोकसभा चुनाव। तो अगर उसके बाद राहुल जी ने हाथ बढ़ाया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो एक बात अपनी तरफ है। अब रही बीजेपी के प्रवक्ता की बात, जो हमें बता रहे थे दलितों का कितना सम्मान और अपमान करना चाहिए, तो मैं 2022 के केशव प्रसाद मौर्य जी के चुनाव की याद दिला देती हूँ कि वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर रहे थे और उसके बाद चुनाव हार गए। भाई जब पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर थी तो अकेला वो व्यक्ति चुनाव क्यों हारा और फिर एहसान की तरह उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। बार बार अभी देखा है हमने, पिछले जो अभी जो गए हैं दिन, उसमें वो बार बार अपनी दावेदारी के लिए फिर आगे आते, फिर चुप बिठा दिए जाते। तो आप मत बताइए, जो राम रहीम को आखिरी समय में पैरोल पर न केवल लेकर आए, न्यायालय की ताकीद के बाद भी राम रहीम ने बीजेपी को वोट डालने की लोगों से अपील की। तो आप मत बताइए कि हमें क्या करना है। रहा सवाल, जी कैसे ना बताएं, माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहता हूं। देखो, केशव मौर्य जी के संदर्भ में आपने बात कही। केशव मौर्य मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हैं, खुद अपना चुनाव हार जाते हैं, पर आप भाजपा की उदारता देखिए ना, इसके हारे हुए व्यक्ति को भी उप मुख्यमंत्री बनाकर रखते हैं। और वो लोग इसी बात से तो परेशान हैं। शैलजा जी जीती हुई सांसद हैं, पर इसके बावजूद भी उनको आप वैसा स्थान नहीं दे रहे हैं जैसा भाजपा की हसरत है कि उन्हें स्थान मिलना चाहिए। तो ये चिंतामणि जी का दर्द था। आप उस दर्द से थोड़ा तो इत्तेफाक रखिए, एक ही प्रदेश से आते हैं आप दोनों लोग। दूसरा, आपने राम रहीम जी के संदर्भ में बात कही, कोई चौंकाने वाली घटना है। आप अचंभित हैं इस बात से। जब आपके पास में 2014 और 2019 की अपील राम रहीम की पता है, तो क्या यह आपकी रणनीति के अंदर शामिल नहीं था कि 2024 में भी इस दांव का इस्तेमाल हो सकता है और इसकी काट के लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए? अनुमा जी, इतने ना समझ तो आप लोग नहीं हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने प्रत्याशियों पर मेहनत नहीं की, और आजकल पार्टी अपने प्रत्याशियों पर मेहनत नहीं करती है। अगर आप चुनाव पर निगाह रखती हैं तो आप देखती होंगी अन्य पार्टी,
अन्य पार्टी के प्रत्याशी, उन प्रत्याशी के संसाधन, इन सबकी भी भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल चिंता करती है। आपके संदर्भ में थोड़ी सी दिक्कत है, आपको अपने पार्टी के प्रत्याशियों के संदर्भ में ही चिंता करने के लिए समय मिले तो फिर जाके बाकी की चिंता करें। क्या आप नहीं मानते कि रणनीति के स्तर पर कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं आप? भाजपा अपने अलावा बाकी सबकी भी बड़ी चिंता कर ले रही है। क्या कहते हैं अनुमा जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है इस संदर्भ में? पहली चीज तो मुझे सख्त आपत्ति है, आप राम रहीम जी बोल रहे हैं, मतलब मैं आपसे उम्मीद नहीं करती थी जी। आप जानते हैं वो आरोप सिद्ध है जी। वो एक बलात्कारी है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध है जी। और आप उसको जी बोल रहे हैं। बहुत सख्त आपत्ति है मुझे, आप इसका जो करना चाहें करें और उसके बाद मेरे ऊपर 4 और सुनाना चाहें तो सुनाइए, लेकिन इस पर तो आपत्ति दर्ज करूंगी। आपकी आपत्ति स्वीकार है। आगे दूसरी बात, देखिए ऐसा हो रहा है कि हमारी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मैं उस रिसर्च पे आपको फिर ले जाना चाहूंगी कि आप ये याद रखिए कि 300 से ज्यादा सीटों पर कास्टेड वोटर और काउंटेड वोटर्स के बीच में डिफरेंस था। अभी ये रिसर्च हम करके लेकर आएंगे और ये यहाँ पर भी निकलेगा। आप ये बिल्कुल मत कहिए कि हमारी पार्टी जो है उसको चुनाव लड़ना नहीं आता। संगठन की जहां बात करते हैं, मैं मानती हूँ हम काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, पर हम हाजी करने वाले लोग भी नहीं है। हम तो लोकतंत्र के पूरी तरह से हम लोकतंत्र की जो परवाह करते हैं हमारी पार्टी में है भाई, है। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। इसके लिए क्या आप हमें गोली मारेंगे? इसके लिए क्या हमें प्रताड़ित करेंगे? अरे है ही लोकतंत्र। क्या प्रॉब्लम है? उस लोकतंत्र की खामियां भी हैं, लेकिन उस लोकतंत्र की खूबियां भी हैं। आप हमको बताइए, बीजेपी क्यों नहीं किसी महिला को भी अपना अध्यक्ष बना देती? बीजेपी क्यों नहीं इस तरह से, जिस तरह से वो केवल महिला सशक्तिकरण की बात करके केवल एक बिल लाती है, उसको लागू क्यों नहीं करा देती? तो ये जो 2 स्टैंडर्ड होते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, उसको हम उस पर हमको मत ले जाइए। हम क्या करें अनुमा जी, आपने हमसे ये मौका छीन लिया। देखो आप अपनी गलती कही तो मानो ना। अगर ये हरियाणा का चुनाव आप जीत गए होते ना तो आपको हम दिखा दे कि हम चिंतामणि जी से क्या क्या नहीं पूछ ले रहे हैं। आपने वो मौका हमसे छीन लिया। हम तो इस बात से भी आपसे नाराज है कि आपने हमारे हाथ से ये सुनहरा अवसर छीन लिया। आप हमारे साथ में बिल्कुल खड़ा ही नहीं होती। आपको हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे दर्द से कोई सरोकार ही नहीं है। अब अवसर तो आपने छीन लिए, फिर भी आप हम पे ही नाराज हो रही हैं। देखिए, एक परिंदा, यानी कांग्रेस के बारे में कह रही हूँ, एक परिंदा अभी उड़ान में है और तीर हर शख्स की कमान में है। तो आपकी कमान में भी तीर है, सबकी कमान में तीर है, लेकिन देखिएगा भविष्य जो है ना इन सब चीजों का जवाब देगा कि किस तरह से हिंदी बेल्ट में क्या साजिश हो रही है, कैसे तंत्र काम कर रहा है, कैसे जो कास्टेड वोट है और काउंटेड वोट के बीच में डिफरेंस है, कैसे 99% बैटरी वाली मशीन से ही बीजेपी जीतती है और जहां 60 से 70% होता है उसमें नहीं जीतती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब ये पहली बार हुआ था तो हमने इसे संयोग मान लिया था, लेकिन जब ये दोबारा हुआ है तो इसे संयोग नहीं मानेंगे, इसे किसी तरह की साजिश ही माना जाएगा। और एक बात जाऊं उसके पहले ये कहूं, या शायद आप आखिरी बार मुझे मौका दे रहे हैं, हमको गठबंधन जो सिखा रहे हैं ना, आप वरिष्ठ पत्रकार जरूर है, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी ने ही आगे हाथ बढ़ाया था, एक बात। और दूसरी बात, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। ऐसी ही सलाहें कांग्रेस पार्टी की जगह बीजेपी को देकर दिखाइए, आम आदमी पार्टी को देकर दिखाइए, क्योंकि हम हर किसी का स्वागत करते हैं। तो हमारे ऊपर आपको जो मर्जी है सारे तीर चलाइए, पर हम जो है हम इस लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी केवल मुझे एक ज्ञानवर्धन कीजिए ना हमारा। ये दिल्ली कौन सा भाषी क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जबरदस्त मैनेजमेंट के बीच में आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा चुनावों में एक बार 67 सीट और एक बार 62 सीट जीत जाती है। ये बात हमारी समझ नहीं आती है, थोड़ी मदद कीजिए ना हमारी। ठीक है, आपकी मदद जरूर करूंगी जी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में बीजेपी को सामना कर सकती है साहस से। तो कांग्रेस को मिटाना एक उद्देश्य है, उसमें अगर कोई दूसरी पार्टियां अच्छा कर जाती हैं तो बीजेपी को उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका एकमात्र ध्येय है कांग्रेस मुक्त भारत, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी भी तरह की तिक्रम खेलेंगे। कहीं आम आदमी पार्टी भी आएगी, कहीं समाजवादी पार्टी भी आएगी, कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आएगी। उनका एकमात्र टारगेट कांग्रेस है, नुकसान केवल कांग्रेस को होंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 27 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर रहे, उसमें 15 साल हमारे पास रहे हैं और अब लगभग 15 साल आम आदमी पार्टी को हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं मिल रही है सत्ता, क्योंकि यहाँ की जनता लोकतांत्रिक है।
यहाँ की जनता थोड़ी पढ़ी लिखी होने के कारण इनके सांप्रदायिक चीजों में नहीं आती है, तो इसलिए हमें नुकसान पहुंचाना उनका ध्येय है, हमें नुकसान पहुंचाना उनका ध्येय है, और अपने ध्येय में भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। कुल मिला के बात इतनी निकल कर आ रही है। चिंतामणि जी, हनुमा जी ने इतनी दलीलें दी, इन दलीलों ने आपको कितना आश्वस्त कर दिया अपने उज्जवल भविष्य के लिए, या कितना डरा दिया है आने वाले समय के लिए? जी चिंतामणि जी से हमारा नाता टूटा हुआ है, लेकिन निम्मी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? निम्मी जी हमारे, राजकुमार जी, हनुमा जी की तमाम दलीलों के संदर्भ में चाहता था कि चिंतामणि जी की दलील हमारे सामने आती, पर चिंतामणि जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में इस अनुभव के चलते सहयोगी दलों के दबाव में आएगी, या अपनी राह पर ही चलकर कुछ कमाल कर जाएगी? हिमांशु जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ, हनुमान जी बता रहे थे कि ये जो अलायंस था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, तो वो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस से? क्या झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में अलग अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हनुमान जी, ये बात बहुत दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है कि अपोजिशन एकजुट होगा तभी बीजेपी को चुनौती दे पाएगा। ये सबके कॉमन इंटरेस्ट है, इसमें बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं है। और अगर अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था तो हरियाणा में भवानी खेड़ा की सीट आपने सीपीएम के लिए कब क्यों छोड़ दी? जरा याद कीजिए, पिछली बार सीपीएम कब चुनाव जीती थी हरियाणा में, कितने दशक हो गए इस बात को। तो अगर कोई कह रहा है तो उसको हमेशा ये मत मानिए कि आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, आपकी आलोचना हो रही है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मजबूत विपक्ष वो तब होगा जब विपक्ष मजबूत होने की कोशिश करेगा। अब हरियाणा में 11 साल से आपका संगठन नहीं है, इसके लिए कोई पत्रकार जिम्मेदार नहीं हो सकता, मीडिया जिम्मेदार नहीं हो सकता, सरकारी तंत्र जिम्मेदार नहीं हो सकता। ईवीएम का आपने कहा, निश्चित रूप से उसको लेके कुछ संदेह हैं, सवाल हैं, हालांकि अभी तक कुछ साबित भी नहीं हुआ है और उसका समाधान भी नहीं हुआ है। लेकिन आपने ईवीएम पर उठे सवालों को लेकर कोई तार्किक लड़ाई आज तक लड़ी? कोई आंदोलन चलाया? सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल लेके गए, कोई रिट लेके गए? वहां तो एडीआर लड़ता है या दूसरे एनजीओ लड़ते हैं, और आपने उस लड़ाई को समझ दिया किसमें कि वीवीपैट की पर्चियां मिलवा दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के अगर एक राजनीतिक दल के तौर पर देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था हरियाणा में, तो दिल्ली में आपका भी वही हाल है। आप दिल्ली में जीरो है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में जीरो है, गिव एंड टेक करती, दोनों को फायदा होता। आपने उत्तर भारत की बात कही, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का आपके प्रति दुराग्रह नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हिमाचल तो उत्तर भारत में ही है। राजस्थान में लोकसभा में कितनी सीटें मिली आपको? उत्तर भारत में ही है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बीजेपी के दुराग्रह को लेकर आप बोले हैं, उसकी रणनीति को लेकर आप बोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कमियों को स्वीकार करना जरूरी है। अपनी कमियों को स्वीकार करना जरूरी है। एक आखिरी हस्तक्षेप के लिए हनुमा जी टिप्पणी करने दे रही। जी हनुमा जी, मैं कह रही हूँ ये एक माइंड गेम है, क्योंकि राम मंदिर के कारण बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं की ईवीएम के ऊपर, वही 79 सीट की बात जिसकी मैं कर रही हूँ वो है। लेकिन यही माइंड गेम है कि आप एक बार हिमाचल में ऐसा नहीं करते, आप हारते हैं, उसके बाद आप सब जगह वो माइंड गेम करते हैं, आप हर जगह वहां पे प्ले करते हैं। 99% वाली सारी ईवीएम से बीजेपी को वोट ज्यादा मिलता है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज आप अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए पुरानी न्यूज। ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, लेकिन हर बार कांग्रेस ने आगे हाथ बढ़ाया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, उनके साथ बढ़ाया, सीपीएम के साथ बढ़ाया, आम आदमी पार्टी के भी साथ बढ़ाया। सामने से हाथ जब बढ़ता है तभी मिलता है। ये मत कहिए कि आपने नहीं किया, हमने अलग अलग हर राज्य में किया है और अब भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम स्टैंडर्ड है कि सबके साथ जाएगा और ये होगा ही। ये स्टैंडर्ड नहीं है हनुमा जी, केवल इस आकलन पे पहुंचने की कोशिश थी कि कांग्रेस क्या मान रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते तो शायद बेहतर परिणाम दे देते,
या गठबंधन नहीं किया तो ज्यादा बेहतर परिणाम है? एक आकलन तो होगा ना अनुमा जी। नाराज होने की क्या बात है? आप इतना आज नाराज क्यों हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, आप समझिए बात जी। कि सारे के सारे प्रवचन मिल रहे हैं। हमेशा ये कहा जा रहा है भाई कांग्रेस में इनफाइट है ना, लोकतंत्र है ना, आप तो मान रहे हैं है इनफाइट, लेकिन आप लोगों को क्या समझ रहे हैं? लोग त्रस्त नहीं है। अब ये मान रहे हैं किसान बड़ा खुश है, हाँ, जवान बड़ा खुश है अग्निवीर से, सब बहुत खुश है। आप क्या समझ रहे हैं भाई? हमारी पार्टी भाई अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि मोदी जी बहुत खुश है, हम ये समझ रहे हैं जेपी नड्डा जी बहुत खुश है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि नायब सैनी जी बहुत खुश है। तो अभी हम इन्हीं की खुशी देख पा रहे हैं। जवान, पहलवान, किसान, आगे पता चलेगा। हाल फिलहाल जो बात थी आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा था आपसे अनुमा जी कि भाई गठबंधन करते तो बेहतर रहता या गठबंधन नहीं किया तो भी जो परिणाम आया वही बेहतर है? एक सामान्य सा सवाल था। अनुमा जी किस नतीजे पर है, कांग्रेस किस नतीजे पर है, इसमें कोई आकलन देना चाहेंगे आप, या अभी आप इस पर वक्त लेना चाहेंगे? कुछ दिन बाद तय करेंगे, फायदा हुआ नुकसान हुआ? आदमी पार्टी की ही बात कर रहे हैं तो 5 सीट ही तो गई है, तो 5 सीट से 42 हो जाती, हम फिर भी नहीं पहुंचते, हमें फिर भी नहीं पहुंचने को मिलता। तो आप जो अनुमा जी आपका गणित थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं बहुत माफी के साथ। अगर आम आदमी पार्टी जुड़ती तो 90 सीटों के संदर्भ में एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर उसकी भूमिका, जो सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा भाजपा का उद्देश्य रहता है, शायद उस पर कुछ रोक लग पाती। विचार कीजिएगा, बात 5 सीट की नहीं है, बात 4 सीट की नहीं है, बात है नजदीकी मुकाबले में जो कांग्रेस प्रत्याशियों को हार हिस्से में आई। आप बता रही थी कि हमने 1 सीट दी थी लोकसभा चुनाव में, उस 1 सीट पर भले ही आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सुशील गुप्ता हारा, लेकिन वो हार मात्र 18,000 वोटों से थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से में दिखाई थी, नहीं तो कांग्रेस 1 या 2 सीट पर ही सिमट जाती थी। विचार कीजिएगा, गठबंधन केवल सीट जीतने के संदर्भ में ही नहीं, समीकरण बिठाने के संदर्भ में भी एक भूमिका निभाता है। क्या हरियाणा की हार कांग्रेस को नए सिरे से अपनी रणनीति विचार करने के लिए बाध्य करेगी? क्या कांग्रेस वाकई इस बात को समझ पाएगी जो अनुमा जी बार बार बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमें खत्म कर देना चाहती है? तो जब आपको यह समझ में आ रहा है कि भाजपा आपको खत्म करने के लिए प्रयत्नशील है, तो ऐसे में आप अपने बचाव के लिए किस रणनीति को अंगीकार करने जा रहे हैं, इस पर देश की निगाह रहेगी। आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से चलेगी, निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा के लिए आप चारों मेहमानों